भाभी, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। क्या आप प्लीज रोटियां बना लोगी? मैंने सब्जी दाल सब बना कर रख दिया है। अरे तू परेशान मत हो, मैं रोटियां बना लूंगी। और हाँ रुक, मैं तेरा टिफिन भी लगा देती हूँ। हाउ स्वीट, थैंक यू भाभी। अरे प्राची भाभी, आप ऑफिस जा रही हैं ना? मुझे भी जरा मार्केट तक छोड़ दीजिएगा। वो क्या है ना, आज की रील बनाने के लिए कुछ प्रॉप्स चाहिए, वही खरीदना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं चिक्की, बस 2 मिनट में चलते हैं। अरे बहुओं, बहू, खाना बन गया कि नहीं? तुम सबको पता है मुझे 9 बजे दवाई खानी होती है, खाली पेट नहीं खा सकती। पर फिर भी तुम तीनों की तीनों किचन में बेवजह मटका करती हो। ये नहीं कि 2 रोटी सेक कर दे दो। पापा तो तुम्हारे खाली चाय और सूखे ब्रेड खाकर बैठे हैं 8 बजे से। आदमी का शरीर है, 2 ब्रेड से पेट भरता है क्या? बस आई मम्मी जी, खाना बन गया है, लगा रही हूँ। तू और तेरा खाना सुबह 6 बजे से बना ही रही है, बस खाने को नहीं मिला। ये ले प्राची, ये 4 रोटियां बना दी है, तू फटाफट अपना लंच पैक कर ले। मम्मी जी चिल्ला रही हैं, मैं उन्हें और सेक के देती हूँ। नहीं भाभी, मम्मी जी को दवाई खानी है, पहले से ही देर हो गई है। ये चिक्की, तुम मम्मी जी और पापा जी को दे आओ, मैं कैंटीन में ही कुछ खा लूंगी। प्राची को ऑफिस के लिए बहुत देर हो रही थी। उसने ससुर जी की वैगनआर कार निकाली और चिक्की को बिठाकर सीट बेल्ट लगा ली। प्राची गाड़ी स्टार्ट करने ही वाली थी कि तभी पड़ोस की रीना भाभी कार के सामने आ गई। अरे प्राची, ऑफिस जा रही हो ना? हाँ भाभी। अरे आज तेरे भैया किसी जरूरी काम की वजह से जल्दी निकल गए। मेरा आज व्रत है तो मंदिर जाना है। तुम्हारे ऑफिस के पास ही सोनू का स्कूल है, प्लीज इसे छोड़ देना। प्राची ऑफिस के लिए पहले से ही बहुत लेट हो चुकी थी। उसी में रीना ने सोनू को स्कूल छोड़ने की जिम्मेदारी दे दी। चिक्की ने इशारे से प्राची को मना किया, पर हमारी प्राची तो भाई बहुत ही हेल्पिंग और स्वीट है। उन्हें बॉस की डांट मंजूर है, पर वो किसी की हेल्प करने से मना करे, ये हो ही नहीं सकता। प्राची ने अब सोनू को भी कार में बिठाया और चल दी ऑफिस की तरफ। अभी वो बीच रास्ते में ही पहुंची होगी कि तभी उसे अपने ऑफिस की स्वीप पर मालती हांफते हुए चलती दिखी। प्राची ने कार धीमी की। अरे मालती दीदी, धूप बहुत तेज है, गाड़ी में आ जाइए। भाभी क्या कर रही हो? आधा घंटा लेट हो गई हैं आप, और ये अक्सर होता है आपके इस दया भाव के कारण। कोई बात नहीं, देख तो कितनी परेशान हो रही है गर्मी में। अब मैडम आप, आती हूँ। प्राची ने सोनू चिक्की को ड्रॉप किया और फिर मालती के साथ ऑफिस पहुंच गई। और वहां पहले से ही माहौल गर्म था, क्योंकि प्राची आज पूरे आधे घंटे लेट आई थी। ये लो, आ गई हमारी एचआर मैडम। मैडम, आपको आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? अब वो सॉरी सर, एक्चुअली ट्रैफिक। जस्ट शट अप। ये कोई तरीका है ऑफिस आने का? तुम पूरे आधे घंटे लेट हो। मुझे मेरी कंपनी में ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं जो समय पर ही ऑफिस ना आ सके। ये तुमसे बेहतर तो स्वीपर मालती है, कम से कम अपने समय पर तो आती है। वो साहेब, मैम साहेब ने ही आज मुझे लिफ्ट दी, इसी वजह से तो उन्हें भी आने में देरी हो गई। आज तुम्हें लिफ्ट दी? प्राची का तो ये रोज का काम है, कभी किसी कलीग को लिफ्ट देना, कभी गार्ड को लिफ्ट देना, और अब तो स्वीपर को भी लिफ्ट देना शुरू कर दिया है।
तुम्हें देखकर तो लगता है तुम डिलीवरी बॉय या ओला ड्राइवर हो। हर समय गाड़ी चला रही हो, कभी किसी को छोड़ रही हो, कभी किसी को उठा रही हो, कभी ऑफिस वालों को लिफ्ट दे रही हो, कभी बाहर वालों को। तुम एमबीए करके ड्राइवरी कर रही हो और इस कुर्सी के लिए एक रिस्पॉन्सिबल एचआर की जरूरत है, किसी ओला ड्राइवर की नहीं। यू आर फायर नाउ। प्राची के मिस्टर टकलू अरे, यानी कि मिस्टर खन्ना ने प्राची को सबके सामने बेइज्जत कर जॉब से निकाल दिया। प्राची को बहुत बुरा लगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए, पर उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने घर चली आई, जहां उसका स्वागत सास के तानों से हुआ। अरे वाह, ई लो, बड़ी जल्दी आ गई मैडम। क्या मोहल्ले का कोई और रह गया जिसे ऑफिस या स्कूल छोड़ना है? मेरे पति ने तुम्हें गाड़ी इसीलिए दी थी ताकि तुम सुरक्षित ऑफिस पहुंच सको। जमाना तो इतना खराब है, इसलिए नहीं दी कि तुम पूरे शहर को लिफ्ट देकर समाज सेवा करो। इतना ही शौक है सबको गाड़ी में बिठाकर छोड़ने का, तो ओला ड्राइवर बन जाओ, कम से कम 4 पैसे तो आएंगे। हे भगवान, अब अगर मम्मी जी को बता दिया कि किस कारण से जॉब गई है तो वो और चिल्लाएंगी। प्राची बिना कोई जवाब दिए चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पहले बॉस की डांट, अब सास की डांट। प्राची ये सब सोचकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी चिक्की और गुड़िया उसके कमरे में आ गई, क्योंकि उन्होंने प्राची के वो आंसू भी देख लिए थे जो उसने सास के सामने छिपा लिए थे। भाभी, हम ये तो जानते हैं कि आप परेशान हैं, पर क्यों है ये नहीं पता। क्या हुआ बताइए ना। हाँ प्राची, क्या बात है बताओ ना, क्या पता हम तुम्हारी कोई मदद कर पाए। भाभी, आज फिर ऑफिस के लिए लेट हो गया था, इसलिए बॉस ने ऑफिस से निकाल दिया। और जब से भाभी आई, मम्मी जी अलग सुना रही हैं। कह रही हैं सोनू को लिफ्ट क्यों दी, इससे अच्छा ओला ड्राइवर बन जाओ। ये सब इन्हें बुरा लगा है। प्राची के पास अब कोई जॉब नहीं थी, पर बार बार ओला ड्राइवर वाली बात से उसके दिमाग में एक आइडिया आया और अचानक से वो चहक उठी। चिक्की, हर कोई ओला ड्राइवर कह रहा है, तो मैं ओला ड्राइवर ही बन जाती हूँ ना। क्या प्राची, तू एमबीए है, ये ओला ड्राइवर की जॉब तू करेगी, कितनी बेइज्जती होगी। भाभी, बेइज्जती तो आज हुई है और अब तो इज्जत कमानी है। मतलब, मैं समझी नहीं। मेरे पास एक आइडिया है जो मुझे अभी आया। मैं ओला ड्राइवर ही बन जाती हूँ। कार तो है ही घर पर, इससे मेरी सेविंग भी ज्यादा होगी। क्यों, क्या कहती हो गुड़िया भाभी? अब वक्त है मुंह तोड़ जवाब देने का। गाड़ी चलाना अगर दूसरों की नजर में नीचा काम है तो हम इसे ऊंचा बना देंगे। चलो ओला उबर में साइन अप करते हैं। तू इतनी पढ़ी लिखी और समझदार है, जो सोचेगी जो करेगी मैं सब में तेरे साथ हूँ। और वैसे भी कुछ लोगों के मुंह में जुबान कुछ ज्यादा ही चलती है, उन्हें हमारी गाड़ी की खड़खड़ सुनवाते हैं, है ना? हाँ भाभी, मैं भी आपके साथ हूँ। मैं तो आपका और आपकी ओला का प्रमोशन भी इंस्टाग्राम पर कर दूंगी। फिर क्या, तो शुरू करते हैं। मैं आज ही पापा जी से बात करती हूँ। रात के खाने के बाद प्राची अपने ससुर के पास पहुंची और सारी बात उन्हें बताई। प्राची के ससुर जी पढ़े लिखे और समझदार थे। उन्होंने प्राची का साथ दिया और अपनी कार को ओला कैब बनाने की परमिशन दे दी। अगले दिन प्राची ने सारे डॉक्यूमेंट तैयार कराए,
जैसे कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि। फिर एक ओला कंपनी से कांटेक्ट किया और उन्हीं की कंपनी में अपना सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ सारे कागज जमा कर कंपनी में रजिस्ट्रेशन करा लिया और बन गई ओला ड्राइवर। अजी, तुमने और तुम्हारी लाडली बहुओं ने पूरे समाज में मेरी थू थू मचवा रखी है। और चढ़ा लो सबको सिर पर। वो दिन दूर नहीं जब बहुओं से 2 रोटी नहीं पाओगे। और ये कौन से काम में मदद कर रहे हैं? ड्राइवरी? इससे तो अच्छा पार्लर खोल लेती। हाय, ऐसी नाक कटवाई है कि मुझे घर से बाहर निकलने में शर्म आ रही है। तो मत निकलो घर से। कौन कह रहा है निकलो घर से? इसी बहाने घर में बवाल कम आएगा। हं, कर लो मनमानी, कर लो सब। खुद ही तुम्हारी अक्ल ठिकाने आएगी जब बना बना के खाओगे। हाय। ससुर जी का बहुओं को सपोर्ट करने पर सास मधु का कलेश जारी था, पर राजीव जी ने भी अपने कानों में रुई लगा ली थी। कुछ दिन बाद। चिक्की और गुड़िया, अब मुझे यकीन है कि आप दोनों भी बहुत अच्छी ड्राइविंग सीख गई हैं। तभी तो आपके भी ड्राइविंग लाइसेंस बन गए। ये सब तेरी वजह से हुआ है बहन। मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी। तुमने ही मुझे सिखाया कि कैसे अगर कुछ करने की हिम्मत और हुनर हो तो आत्मनिर्भर बना जा सकता है। मैं आज ही तुम दोनों का भी कंपनी में रजिस्ट्रेशन करा देती हूँ। ओह वाओ भाभी, मैं तो अब व्लॉग बनाऊंगी। 3 बहुएं बनी ओला ड्राइवर। तो भाई, अब तीनों बहुएं अलग अलग शिफ्ट में ड्राइव करने लगी। चिक्की अपनी हर राइड पर इंस्टाग्राम लाइव करती, देसी बहू ऑन ड्यूटी। गुड़िया ने भी डबल गेम खेला और राइड के साथ साथ घर के पकवान भी बेचना शुरू कर दिया। प्राची ने वीआईपी क्लाइंट्स को टारगेट किया, जैसे एयरपोर्ट ड्रॉप, कॉर्पोरेट मीटिंग वगैरह। कुछ ही हफ्तों में तीनों बहुएं सुपर हिट हो गई। सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। हैशटैग बहू ऑन ड्यूटी, हैशटैग घर की लक्ष्मी ड्राइवर। अब वो तीनों सिर्फ ड्राइविंग से नहीं बल्कि इंस्टाग्राम से भी खूब पैसे कमाने लगी। और कुछ ही दिनों में तीनों बहुओं ने खुद का स्टार्टअप शुरू कर लिया, बहू कैब सर्विसेज, घर की सवारी, जिसने तो धूम मचा दी। एक दिन, भाभी, ये मिस्टर खन्ना, ये तो आपका बॉस था ना? इसने आज हमारी गाड़ी बुक की है। क्या बात करती हो यार? वो खुद तो अपनी बेइज्जती करवाने आएगा नहीं। ये काम जरूर उसके किसी चमचे का होगा। आज की राइड मैं ही लूंगी। रहने दो ना, मैं चली जाती हूँ। तुम आराम कर लो, थकी होगी। कल से लगातार गाड़ी चला रही हो। नहीं भाभी, आज तो मैं ही जाऊंगी। सर को कुछ जवाब जो देने हैं। समझ गई, कुछ भी हो, पर अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। प्राची की गाड़ी में खुद उसका घमंडी बॉस आकर बैठ गया और प्राची को पहचानते ही बोला, ओह, तुम तो सच में ड्राइवर बन गई। जी हाँ सर, अब मैं वही करती हूँ जो मुझे पसंद है। अब काम करने में शर्म नहीं आती, घमंड करने में आती है। प्राची का जवाब सुनकर मिस्टर टकलू मतलब मिस्टर खन्ना खिसिया गया और चुपचाप फोन देखने लगा। वहीं घर पर सासू मधु भी काफी बदल चुकी थी और उनकी जुबान भी। अरे आंटी जी,
ऐसी भी क्या गरीबी आ गई आपके घर कि आपकी बहुएं ड्राइवर बन गई? चलो, चिक्की गुड़िया का तो समझ आता है, पर प्राची प्राची तो पढ़ी लिखी थी। वो भी ड्राइवर बन गई। ए, चुप कर तू और तेरी सोच बस इतनी ही है। हमारी बहुएं ड्राइवर नहीं, बिजनेस वूमन है। हाँ, और इतना कमाती है कि तेरे जैसी 10 को सैलरी देती है। मधु जी के परिवार में खुशियों की बहार थी और ससुर जी, उन्होंने तो हमेशा अपनी बहुओं को सपोर्ट ही किया। उनसे कोई भी अब बहुओं के काम के बारे में बात करता तो कहते, टीचर था, पहले पढ़ाया, अब सीख रहा हूँ। जमाना बदल गया है, बेटा नहीं, बहुएं भी घर चला सकती हैं, कार चलाकर भी। तो भाई प्राची, गुड़िया और चिक्की ने ये साबित कर दिया था कि काम छोटा बड़ा नहीं होता, हिम्मत बड़ी होनी चाहिए। और बहुएं जब ठान लेती हैं तो गियर नहीं, गेम बदल देती है। शिल्पा की शादी रोहित से होती है, जो कि एक ऐसी माँ का बेटा होता है जिसने पूरी जिंदगी बहुत ही मेहनत से और लगन से अपने घर को चलाया। अरे बहन जी, अब तो आपके दुख के दिन गए, अब तो बस ऐश करना ऐश। अरे कैसी बात कर रही हैं? बच्चे बड़ी मेहनत से कमाई करते हैं, अगर हम अपने पर पैसा उड़ाने लगे तो फिर घर कैसे बनेगा? कैसी बात कर रही हैं? पूरी जिंदगी तो आपने समझौता ही किया, कभी कपड़ों से, कभी खाने से, कभी कहीं आने जाने से। बहू भी अच्छी कमाओ मिली है। तभी वहाँ शिल्पा आ जाती है। माँ जी, आज सब्जी किस चीज की है? बेटा भिंडी बनाई है। पर माँ जी, भिंडी तो अभी अभी आई है, आसमान पर भाव है उसके, बहुत महंगी अभी तो। वो तो क्या है, पर क्या है ना, दरवाजे पर आई थी ताजी ताजी भिंडी, दिखने में अच्छी लगी तो ले लिया आधा किलो। अरे तेरी सास को ना भिंडी बहुत पसंद थी, वैसे तू उसे 4 टाइम भी भिंडी देते तो खा ले। पर बेचारी पैसों की कमी के कारण भिंडी खाना तब शुरू करती थी जब भिंडी कचरे की तरह सब्जी मंडी में आ जाए। बता, ये कौन है? क्या बात है, मेरी सास की वकील बन रही है? बहू कैसी बात कर रही है? ये तेरे पति को गोद में खिला चुकी है, हमारी सबसे पुरानी पड़ोसन कमला मौसी। शादी में तो बहुत काम किया इन्होंने। वो सब ठीक है माँ जी, पर शादी के खर्चों के बाद अब हाथ इतना टाइट हो गया है कि क्या बताएं। अच्छा चलिए, मैं जा रही हूँ, बात करती हूँ बाद में आपसे, बहू के जाने के बाद। देख सल्ला, मुझे तो लगता है तुम्हारे दुख के दिन अभी खत्म नहीं हुए। अरे कैसी बात कर रही है, मेरी बहू बहुत अच्छी है, वो समझती है मैंने कैसे जिंदगी में मुश्किलें झेली है और अपने इकलौते बेटे को खड़ा किया है। पता नहीं, भगवान करे ऐसा ही हो। अच्छा मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। पड़ोसन वहां से चली जाती है। फिर शाम को बेटा आता है। माँ, सुना तूने भिंडी बनाई, जरा देना। बनाई तो थी, पर सब मैं खा गई। वो क्या है ना, एक बार खाना शुरू हुआ तो रोक ही नहीं पाई खुद को। माँ ये तो कोई बात नहीं है, जब मुझे फोन पर शिल्पा ने बताया कि तूने भिंडी बनाई है तो मैंने तो पूरा भिंडी का मूड बना लिया था। अब मैं नहीं जानता, तू मुझे लाकर दे कहीं से भी। अरे अब वो दिन गए बेटा, जब मैं तेरे लिए खाना रखकर खुद भूखी रह जाती थी। अब तो मुझे पता है मेरे बेटे को भूख लगी है तो बाहर से कुछ भी मंगाने लायक हो चुका है। मैं चली सोने, कल के कल देखेंगे, गुड नाइट। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। कैसी है तुम्हारी माँ? थोड़ी सब्जी रख दी होती तो क्या चला जाता उनका। माँ और भिंडी रख दे, बहुत बड़ी बात है। चलो छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। जाओ जाकर कुछ खाना बनाओ और लेकर आओ, बहुत भूख लग रही है। शिल्पा रसोई में जाती है और रसोई से अपनी माँ को फोन करती है। माँ, तू तो बड़ा कहती थी तेरी सास ने बहुत कुर्बानियां दी है अपने बेटे को पालने के लिए, देख ली मैंने आज उनकी एक कुर्बानी। अरे क्यों, क्या हो गया? अब क्यों कुर्बानी दे वो अपने बेटे के लिए? अब तो भगवान की दया से बेटा बहुत अच्छा कमा रहा है। कुर्बानी सिर्फ पैसों की नहीं होती माँ, अपनी इच्छाओं की भी होती है। पहले उन्होंने बहुत अच्छी सब्जी बनाई और फिर सारी सब्जी खुद चट कर दी। जब इन्होंने मांगा तो कहने लगी वो जमाने गए जब तेरे लिए खाना रखती थी और खुद भूखी सो जाती थी। माँ शिल्पा की बात सुनकर हंसने लगती है। सही तो कह रही है। अरे कोई बात नहीं, माँ बेटे का चलता है, वैसे भी उनके लिए तो उनका बेटा ही दोस्त है।
अब तू भी अपने पति को खाना खिला, मैं भी तेरे पापा को खाना खिला रही हूँ, कल बात करते हैं। हाँ? शिल्पा को गुस्सा आ जाता है कि कोई भी उसकी सास के बारे में बुरा क्यों नहीं सुनना चाहता, जबकि उससे उसकी सास अब एक आंख भी अच्छी नहीं लगती थी। अगली सुबह, अरे बेटा रोहित सुन तो, तू जानता है ना मुझे वैष्णो देवी जाने की बहुत इच्छा है। पहले तो अकेले जा नहीं पाई, लेकिन अब हमारे मंदिर की मंडली जा रही है, तो 5,000 रुपया पंडित जी को पेटीएम कर दे। हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं, कब जाना है? और तू एक काम कर, 10,000 रुपया कैश अपने पास रख ले, रास्ते में काम आएगी। शिल्पा वहीं खड़ी थी, तब तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन बाद में कमरे में अपने पति से, क्या जरूरत है 15,000 रुपया का खर्च अपनी माँ पे करने की? उतने पैसों की सेविंग में तुम्हें पता है कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा? रोहित हंसता है और शिल्पा से कहता है तुम्हें तो मुश्किल से चंद दिनों के कमाए पैसों पर इंटरेस्ट चाहिए, पर सोचो जिस बेटे को उन्होंने बचपन से इन्वेस्ट करके बड़ा किया, उससे मिलने वाला इंटरेस्ट कितना बड़ा होगा। उसके आगे 15,000 कुछ भी नहीं है। शिल्पा देखो यार, तुम अपना काम करो, माँ को मैं देख रहा हूँ, माँ की चिंता तुम मत करो, ठीक है? ये बोलकर रोहित वहां से चला जाता है। शिल्पा समझ जाती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, ना ही उसकी घरवाली उसकी सास की बुराई सुन सकते हैं और ना ही पति अपनी माँ की। ऐसे में क्या करे कि उसकी सास की अकल ठिकाने आ जाए। शिल्पा की नफरत अपने सास के लिए इतनी बढ़ जाती है कि वो अकेले में ही सास पर बड़बड़ाने लगती है। एक दिन अकेले रसोई में काम करते हुए, दिखावा है ना आपका लोगों के आगे, एक दिन सबके सामने आपका असली चेहरा लाके दूंगी, तब पता चलेगा। बहुत त्याग की देवी बनती है ना, क्या क्या किया अपने अपने बेटे के लिए, झूठी, कुछ भी तो नहीं किया। शिल्पा बड़बड़ा रही होती है, तभी वहाँ सास आ जाती है। अरे शिल्पा, किसके त्याग की बात कर रही है? क्या हो गया, अकेले में क्यों बड़बड़ा रही है? शिल्पा सास को देखकर हक्का बक्का रह जाती है। उसको लगता है कि शायद सास ने सब सुन लिया। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं बस ऐसी वो। तू एक काम कर, तू बाहर बैठ, मैं चाय बना कर लाती हूँ। हम दोनों सास बहू बैठकर पहले आराम से चाय पियेंगे, फिर बातें करेंगे। सास रसोई में चाय बनाती है, लेकिन मन ही मन उसको बहुत चिंता होती है कि आखिर उसकी बहू को क्या हो गया, क्यों वो पागलों की तरह मन में बड़बड़ा रही है। बेचारी किसी और के घर की बच्ची हमारे घर पर आकर एडजस्ट होने की कोशिश कर रही है, पता नहीं क्या हो गया, चल कर पूछती हूँ। सास बहू को चाय का प्याला पकड़ाती है। क्या हो गया, क्या बड़बड़ा रही थी? तो ठीक है ना बेटा, किसी ने तुझे परेशान कर रखा है क्या? सच्ची बता, कौन है वो? बहू का मन तो करता है कि बोल दूं, बुढ़िया तू ही है, लेकिन फिर भी बात घुमाने के लिए बहू कहती है, मंजू, वो क्या है ना मेरी बॉस, वो परेशान करती है, खुद तो कुछ करती नहीं, लेकिन फिर भी मेरा सारा काम सबको ये कहकर बताती है कि वो उसने किया, जबकि करती कुछ नहीं है। करती क्या, किया ही नहीं है कुछ, फ्री में बॉस बन गई है। मैं इतना काम करती हूँ, मैंने अपने पति के लिए क्या क्या नहीं किया। माफ करना बहू, लेकिन तेरी बॉस को क्या मतलब कि तू अपने पति के लिए क्या क्या कर रही है? अरे नहीं, मतलब पति नहीं, ऑफिस के लिए। मैंने ऑफिस के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन वो है कि सारा क्रेडिट खुद ले लेती है। और आपको पता है उसके बारे में कोई बुराई भी नहीं सुनता, कोई भी नहीं, सब उसकी तारीफ करते हैं। बेटा, अगर सब उसकी तारीफ करते हैं और तुम अकेले उसकी बुराई करती हो तो कमी है, पर उसमें नहीं तुझ में। देख, तू मेरी बेटी की तरह, इसलिए मैं तुझे सलाह दूंगी कि पहले दूसरों को दोष देने से पहले एक बार अपने अंतर्मन में जाकर जरूर हर इंसान को देखना चाहिए। हालांकि कोई अपने आप को गलत साबित नहीं समझता, लेकिन फिर भी जवाब तो हर किसी को मिलता है। बहू को ऐसा लगता है मानो किसी ने पलटकर उसी के गाल पर तमाचा मार दिया हो। सही बात है माँ जी, हर किसी को अपनी हकीकत पता होती है। बहू सास को ऐसे ताना देकर वहां से निकल जाती है। पता नहीं क्या हो गया इसे, किसे सुना रही है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे ही सुना रही थी, पर मुझे क्यों सुनाएगी? मैंने ऐसा क्या कर दिया उसके साथ जो मुझे सुनाएगी? लेकिन ये जग जानता है कि सास बहू के साथ कुछ बुरा करे या ना करे, सास बहू का रिश्ता ही ऐसा है कि हर छोटी मोटी बात पर बहू को सास और सास को बहू से नफरत रहती है। फिर एक रोज, अरे यार चलना, कल तेरे घर पर पार्टी करते हैं। यार मेरे घर पर मेरी सास है, कैसे पार्टी करेंगे? अरे भेज देना कहीं 2-4 दिन के लिए। अरे कैसे भेज दूं? मेरे कहने पर जाने लगी तो मैं हमेशा के लिए भेज दूं। बात तो तेरी सही है, पर क्या करे यार, पार्टी कहाँ करे, बाहर इतनी गर्मी है। मेरे घर पे भी मेरे सास ससुर दोनों हैं, अब दोनों को तो एक साथ कहाँ भेजे, ऊपर से जेठानी भी। तू ही ट्राई करना। बात तो तेरी सही है, चल कोशिश करती हूँ। शिल्पा घर जाती है और अपनी सास से कहती है, मम्मी जी आप कुछ दिन के लिए रानी दीदी के घर क्यों नहीं रहने जाती? हमारे घर पे बेटियों के यहाँ नहीं रहते, उनके घर का पानी भी नहीं पीता। ये क्या बात हुई? ये तो बहुत पुराने जमाने की बात है। जब से शादी हुई है आप घर के कामों में ही लगी रहती हैं।
मैं तो कहती हूँ कहीं घूम आइए कुछ दिन के लिए। हाँ तो जा तो रही हूँ वैष्णो देवी। अरे उसमें तो अभी बहुत टाइम है माँ जी। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे अपने घर पे ही ठीक लगता है, कहीं और मुझे नींद नहीं आती। बहू को गुस्सा आ जाता है और वो अपने कमरे में चली जाती है। अपने पति के सामने बैठी होती है कि क्या हो गया, मुंह फूला हुआ है तुम्हारा? अरे मेरी सहेलियों को घर पे आके पार्टी करनी है, लेकिन तुम्हारी माँ है कि कहीं जाने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे ये घर है, कोई क्लब थोड़ी ना है, और माँ क्यों जाएगी? तुम्हें पार्टी करनी है तो तुम लोग बाहर कहीं चले जाओ। हाँ भाई, घर तुम्हारा और तुम्हारी माँ का है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। बेटा बाहर निकलता है तो माँ कहती है, सुन बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है। बहू ना शायद मुझसे नाराज रहती है, जरा पता करके बताना आखिर बात क्या है, मैंने ऐसा क्या कर दिया? अरे माँ तुम चिंता मत करो और इस बारे में बिल्कुल मत सोचा करो। वो तो है ही, सोचती तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी साथ में रहना है बेटा, तो आखिर पता तो चले कि मसला क्या है। अरे पर ऐसी कोई बात है ही नहीं माँ, वो तो कभी तेरे बारे में कुछ बोलती नहीं। चल अगर ऐसा है तो ठीक है, आज मुझे कह रही थी कहीं बाहर घूमने चली जाओ। हाँ माँ, वो इसलिए कह रही थी क्योंकि वो देखती है कि तू हमेशा घर पे रहती है, हम दोनों ही बाहर काम करते हैं और तू घर के अंदर, इसलिए बोला होगा। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि बहू अपनी सास को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। उसे जलन होती थी कि हर कोई सास की तारीफ करता है और ये कहता है कि आज उसका पति जो कुछ भी है सिर्फ अपनी माँ की वजह से। माँ, बुआ के घर से निमंत्रण आया है, नया घर खरीदा है तो सबको कल शाम को बुलाया है। अरे वाह, तेरी बुआ ने नया घर खरीद लिया? बोल तो रही थी खरीदना है। चलो अच्छा है, शाम को चलेंगे। अगले दिन शाम को सभी तैयार होते हैं, लेकिन सास बहू से ज्यादा चमक रही होती है। खूब दिन भर घर में रहकर दूध मलाई खाते हैं, सारा दिन इसी में आराम करते हैं, तो भाई देखो कैसे चमक आ रही है चेहरे पर। ये क्या, तुम्हारे पास कोई और कपड़े नहीं है क्या पहनने के लिए? कैसी लग रही हो अजीब सी, चेंज करके आओ जाओ। बहू के मन में अब और सास को लेकर नफरत हो जाती है कि वो जितना भी अच्छा पहन ले, सास ज्यादा सुंदर लगती है। क्या बात है माँ, ये वाला सूट कब लिया, बड़ी सुंदर लग रही हो। अरे पुराना है ये सूट, तू ही तो लेकर आया था बहू की साड़ी के साथ, याद नहीं है क्या? सभी बुआ के घर जाते हैं, जहाँ पर बुआ सास शिल्पा से कहती हैं, बहू तू तो बहुत अच्छा काम कर रही है, तेरी सास बताती है कि नौकरी में तूने बड़ी तरक्की ले ली। अच्छा, माँ जी ने बताया? हर कौन बताएगा तेरे घर की बात, बहुत तारीफ करती है तेरी सास, बता रही थी ऑफिस से आकर तू ही रोटी बनाती है। हाँ, ऑफिस दूर है ना तो आने में देर हो जाती है, इसलिए सिर्फ रोटी बना पाती हूँ। अरे धीरे धीरे सब सीख जाएगी, चिंता न कर। अच्छा चल खाना खा ले। हाँ, बहू मन में सोचती है कि आखिर सीखना क्या है। वहीं शिल्पा देखती है कि वहाँ सब कोई उसकी सास को पूछ रहा है और वो अकेली बैठी है। अरे तुम सबसे बात क्यों नहीं कर रही हो? बुआ जी की बहू को देखो वहाँ खड़ी है, जाओ मिलो सबसे। वो भी तो मेरे पास आ सकती है ना, क्यों उसे मुझसे नहीं मिलना है क्या? पति कुछ नहीं बोलता, वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ फूफा जी आते हैं। अरे तुम रमा की बहू हो ना? जी फूफा जी, उन्हीं की बहू हूँ। आप मुझे पहचान गए? अरे कैसे नहीं पहचानूंगा, शादी में देखा था तुमको। और बेटा घर कैसा लगा? बहुत अच्छा घर है आप लोगों का। वो तो है, बड़ी मेहनत से घर बनवाया हम लोगों ने, जैसे तेरी सास ने तेरे पति को बनाया है। बड़ा आदमी, उसकी मेहनत के आगे तो हमारी मेहनत कुछ भी नहीं है। शिल्पा को अब गुस्सा आ जाता है। हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते, कौन नहीं पढ़ाता, पर ये तो बच्चे पर है ना, कौन सा बच्चा पढ़ता है, कौन सा बच्चा कुछ अच्छा बनता है। वो तो बच्चे की काबिलियत होती है, ना कि माँ बाप की। अच्छा चलती हूँ। शिल्पा वहां से चली जाती है। अरे इससे बुरा क्यों लग गया, सास की तारीफ कर दी इसलिए, लेकिन इसे क्या पता कि उसका पति कैसे इतना बड़ा आदमी बना। सास अब जो भी काम बोलती, शिल्पा उसमें कोई ना कोई मिनमेक लगा देती। शिल्पा सामने से तो कुछ बुरा नहीं करती, लेकिन पीछे से जलेबी की तरह हर काम गोल गोल कर देती। एक रोज, मैं क्या कह रही हूँ, कल रानी बेटी आ रही है, रक्षाबंधन है ना, तो उसको क्या लेना देना है, क्या खाना बनाना है, ये सब बता तो मैं इंतजाम कर दूं। शिल्पा मन में सोचती है, बेटी के लिए तो सारे इंतजाम कर लोगी, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? माँ जी वो क्या है ना, जो है वही बना देंगे, और लेन देन का क्या है, मेरे पास एक साड़ी रखी है, दे दूंगी। पहली बार शादी के बाद ननद घर आ रही है, कुछ तो अच्छा देंगे बेटा। एक साड़ी के साथ कुछ नहीं तो कान के झुमके ही लगा देना। सोने के झुमके? हाँ, वो क्या है ना, शादी में तो कुछ दिया नहीं था उसको, तो सोच रही हूँ शादी के बाद आएगी तो दे दूंगी। हाँ दे दीजिए,
लेकिन आजकल ना इनकी भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। वो क्या ना, इनका पैसा कट जाता है, पता नहीं कौन से टैक्स के नाम पर। ननद घर आती है तो घर पे वही आलू की सब्जी और पूरी बनी होती है। क्या है माँ, कुछ तो अच्छा बना लेती, पता था मैं आ रही हूँ तो भी। माँ क्या कहती? हाँ पता तो था, पर अभी तो थक कर आई है ना, शाम को बनाऊंगी तेरी फेवरेट पनीर की सब्जी। भाई को फोन कर देती हूँ, पनीर लेता हुआ आ जाएगा। भाई आज ऑफिस गया, उसे पता था मैं आ रही हूँ, रुक जाता ना एक दिन, अब कल तो मुझे वापस जाना है। तभी वहां शिल्पा आती है। वो क्या है ना, एक दिन नहीं जाते तो उनके पैसे कट जाते हैं, और एक दिन के पैसे कटे तो पूरा महीना चलाना फिर मुश्किल हो जाता है। तभी डोरबेल बजती है। मैं देखती हूँ कौन है। कौन है? भाभी आपका कुरियर। अरे हाँ, वो मैंने एक साड़ी मंगाई थी। अब क्या था, रानी जब तक रहती है वो देखती है कि रोज कोई ना कोई शॉपिंग शिल्पा ऑनलाइन या ऑफलाइन करती रहती है, लेकिन जब माँ कोई पैसे की डिमांड करती तो पैसा ना होने का रोना रोती। वो देखती है कि माँ सारा दिन काम करती है, भाभी ऑफिस जाती है, लेकिन शाम को आती है तो वो माँ से ज्यादा बात भी नहीं करती। माँ की हैसियत घर पर सिर्फ केयर टेकर जैसी है। थोड़ा बहुत उसको कोई भी पूछता है तो वो उसका भाई। रानी जाते जाते अपने भाई से कहती है, भाई मैं जा रही हूँ, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, भाभी जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। जलेबी की तरह है तेरी बीवी, माँ को एक एक पैसे के लिए तरसा कर रखती है। कायदे से तो माँ को तुझे देखना चाहिए। माँ घर का सारा काम करती है, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लगता है कि माँ कुछ करती नहीं। मैं माँ को कुछ दिन के लिए अपने साथ ले जा रही हूँ, और अब तभी वापस लेकर आऊंगी जब तुम लोगों को ये एहसास हो जाएगा कि मेरी माँ ने अपने जीवन में कितने त्याग किया है, और आज भी तुम लोगों के लिए क्या क्या कर रही है। रानी माँ को लेकर चली जाती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद शिल्पा रानी के पास जाती है। भाभी आप मेरे घर कैसे? माँ के बिना ना घर बिल्कुल चलाना मुश्किल है। मैं सुबह ऑफिस जाती हूँ, रात को आती हूँ तो कोई पूछने वाला ही नहीं होता। खाने का क्या है, वो तो हम बाहर से भी ला सकते हैं, लेकिन घर पे माँ का एहसास कहीं दिख ही नहीं रहा। कोई पूछने वाला ही नहीं क्या खाया, दिन कैसे गया। माँ के जाने के बाद ना ये भी उदास है। मैंने माँ के साथ बहुत गलत किया, लेकिन उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। माँ मुझे माफ कर दीजिए, घर चलिए। सास रोते हुए बहू को गले लगा लेती है। सपना बेटा, वो गांधी चौक वाले रोशन लाल जी है ना, जिनका इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है, उनके यहाँ से तेरे लिए रिश्ता आया है। अच्छा परिवार है, कल वो लोग तुझे देखने के लिए आना चाहते हैं। वो सब तो ठीक है पापा, लेकिन आपने पता किया है ना कि उनके घर में कौन कौन है। मैं बहुत बड़े परिवार के साथ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद किसी भी तरह की समस्या आए। तो चिंता मत कर बेटा, मैं अपनी बेटी की पसंद नापसंद जानता हूँ। रोशन लाल जी का तो छोटा सा परिवार है। एक बेटी है जिसकी पहले ही शादी हो चुकी है, और एक बड़ा बेटा है, वो भी शादीशुदा है। परिवार में बस तुम दोनों देवरानी जिठानी ही रहोगे। अब तो तू खुश है ना बेटा? हाँ पापा, बस मुझे इसी बात की चिंता थी, क्योंकि बहुत लंबे चौड़े परिवार में शादी करने से मुझे डर लगता है। अगले दिन रोशन लाल जी अपने बेटे को लेकर सपना को देखने आते हैं। हाँ बिल्कुल फिक्र मत करिए भाई साहब, आप यह समझिए कि आपकी बेटी अपने ही घर में जा रही है। अरे हम आपकी बेटी को अपनी बेटी ही बनाकर रखेंगे, किसी भी बात की कमी नहीं होने देंगे। जी भाई साहब, आप पर हमको पूरा यकीन है। आपके जैसे ससुर बेटी को मिल जाते तो बेटियों के बाप उन्हें ब्याहने से कहाँ घबराते। होने वाले ससुर के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद सपना को बड़ी तसल्ली मिली थी कि वो अच्छे घर में जा रही है। दोनों परिवारों की रजामंदी होने के बाद सपना और राज की शादी की तारीख निकल आती है, और जल्दी ही शादी करके ससुराल पहुंच जाती है सपना। शादी के बाद सपना की पहली रसोई की रस्म में सपना अपनी जेठानी से कहती है, भाभी, मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझती हूँ जो मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है। आपको पता है, जब पापा जी रिश्ता पक्का करने के लिए हमारे यहाँ आए थे ना, उन्होंने तो तभी मेरे सर पर हाथ रखकर कह दिया था कि मैं उनके लिए बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर रहूँगी। अब आप ही बताइए, आज के ज़माने में ऐसा ससुराल कहाँ मिलेगा जहाँ बहू को बेटी समझा जाता है। वरना आजकल की लड़कियाँ तो शादी के नाम से इसीलिए घबराती है क्योंकि ससुराल में बहू के ऊपर इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि उन्हें निभाने के नाम से ही डर लगने लगता है। अरे पगली, अभी तो तेरी शादी को 2 ही दिन हुए हैं ना, इतनी खुश फहमियाँ मत पाल। थोड़ा समय बिता ले इस घर में, फिर बताना पापा जी की बेटी बनकर तुम्हें खुशी हो रही है या दुख है। आपके कहने का मतलब क्या है भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अरे मैंने कहा ना, तुझे ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, जल्दी ही तेरे सवालों के जवाब तुझे मिल जाएंगे।
शादी के बाद सपना की मुंह दिखाई और पहली रसोई की रस्म बहुत अच्छे से बीत जाती है। सपना अब अपने ससुराल में एडजस्ट होने की कोशिश करने लगती है। कुछ दिन के बाद अरे बेटा सपना, आज हमारे एक मित्र आ रहे हैं, थोड़ा भोजन का प्रबंध कर लेना। जी बाबूजी, हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। जैसा कि रोशनलाल ने कहा था, दोपहर में रोशनलाल के एक मित्र अपनी बेटी को लेकर उनके घर आते हैं। अरे भाई साहब, सच सच बता रहे हैं आपको, आपके जैसा इंसान ना कोई हुआ है ना कोई होगा। अरे भैया, आज के ज़माने में कौन किसकी मदद करना चाहता है? भाई भाई के काम आना नहीं चाह रहा है। ऐसे में आपके जैसे फरिश्ते हैं दुनिया में जो बिना किसी रिश्ते के भी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। अरे भाई साहब, आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं। हमने आपको फ़ोन पर भी कहा था और अब फिर कह देते हैं आपको कि पल्लवी हमारे लिए हमारी बिटिया के समान है। और बिटिया के समान क्या भाई, हमारी बेटी है। अब हमारे होते हुए वो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करे, ये बात हमें स्वीकार नहीं है। इतना बड़ा घर है हमारा, ईश्वर की कृपा से किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो फिर क्या ज़रूरत है बच्ची हॉस्टल में रहकर अकेली पढ़े है? अरे भाई, यहाँ रहेगी, आराम से खाएगी पिएगी, पारिवारिक माहौल में रहेगी तो उसकी पढ़ाई भी अच्छे से हो पाएगी। वरना आजकल तो रैगिंग के नाम पर कॉलेज में क्या क्या हो रहा है आप जानती हैं। भाई साहब, आपकी ऋणी हो गए हम। धन्य है आप। हमें बड़ी चिंता थी कि बेटी नए शहर में पता नहीं अकेली कैसे रहेगी, लेकिन अब आप मिल गए तो हमें कोई चिंता नहीं है। रोशनलाल अभी अपने मित्र से बात कर ही रहा था, तभी वो अपनी बहू सपना को आवाज़ लगाता है। सपना बहू, आओ ज़रा। देखो ये पल्लवी बिटिया है, इसे घर में एक कमरा दिखा दो। और हाँ, आज से इसकी रहने खाने पीने हर चीज़ की व्यवस्था की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जी बाबूजी, मैं देख लूँगी। जी भाई साहब, ये छोटी बहू रानी है हमारी। बहू क्या, बेटी ही समझिए। हमने तो कभी अपनी बहू को बहू समझा ही नहीं, हम तो अपनी बिटिया की नज़र से देखते हैं। वर्मा जी के जाने के बाद भाभी, बाबूजी ने पल्लवी को यहाँ ठहरा तो लिया है, लेकिन मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि ये है कौन। बाबूजी की कोई दूर की रिश्तेदार लगती है क्या? रिश्तेदार? बाबूजी तो उसके पापा को ढंग से जानते तक नहीं है। क्या बात कर रही हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? वो बाबूजी है, कुछ भी कर सकते हैं। ये जो अंकल अभी आए थे ना अपनी बेटी को यहाँ हॉस्टल तक छोड़ने, ये बाबूजी के दोस्त के, चाचा के, मौसी के, फूफा के भांजे हैं। और ये पल्लवी उनकी बेटी है, जो अगले 3 साल तक हमारे घर में रहने वाली है। जिठानी की बात सुनकर अब तो बहू सपना ने अपना सर पकड़ लिया था। जान न पहचान, ऐसे ही कोई किसी की बेटी को अपने घर रुकवा लेता है क्या? मैंने तुमसे कहा था ना, अभी तो बस शुरुआत हुई है, अभी आगे आगे देखो होता है क्या। जिठानी की बात सुनकर अब तो सपना को घबराहट सी होने लगी थी। अगले दिन से घर के कामों के अलावा पल्लवी के 1 दर्जन काम भी सपना के हिस्से में आ गए थे। पल्लवी भी हद दर्जे की आलसी और कामचोर लड़की थी। छोटे से छोटे काम के लिए वो फटाफट सपना को आवाज़ लगा देती। कभी भाभी पानी चाहिए, कभी चाय, कभी कपड़े धुलवा कर दे दो, कभी प्रेस करवा दो। ऊपर से खाने की रोज नई नई फरमाइश, जिसके कारण सपना का पारा अब आसमान को छूने लगा था। देख रही हैं भाभी आप, अरे इतनी सेवा तो कोई अपनी सगी ननद से नहीं करवाता जितनी ये पल्लवी करवा रही है मुझसे। ये तो वही वाली बात हो गई ना, मान न मान मैं तेरा मेहमान। अरे इंसान के अंदर थोड़ी सी शर्म भी तो होती है, कम से कम इतना ही सोच लेना चाहिए कि हम कोई उसके रिश्तेदार तो लगते हैं नहीं, रहना है तो शांति से रहे, हम पर ऑर्डर तो ना चलाए। लेकिन उसे देखा, वो तो खुद ही यहाँ की मालकिन बनी बैठी है और मुझ पर ऐसे ऑर्डर चलाती है जैसे मुझे उसने अपना नौकर समझ रखा है। सपना और जिठानी बात कर ही रहे थे कि ससुर की आवाज़ आती है। देवकी, सपना बेटा इधर आओ। देखो मानसी बिटिया आई है अपने पूरे परिवार के साथ, जल्दी से उनके स्वागत की तैयारी करो। भाई स्पेशल नाश्ता बनाना मेरी बिटिया के लिए, बहुत दिनों के बाद मिलने आई है आज। जी बाबूजी, अभी व्यवस्था करती हूँ। सपना और देविका रसोई में जाकर चाय नाश्ता बनाने लगते हैं। भाभी, अब ये कौन से रिश्ते में बेटी लगती है बाबूजी की? तुमसे किसने कहा कि ये बाबूजी की बेटी है? अरे ये तो 6 महीने के लिए हमारे पड़ोस वाले मकान में रहने के लिए आई थी, बस बाबूजी ने इसे अपनी बेटी बना लिया। इसकी शादी को 4 साल हो गए। इतने चक्कर ये अपने मायके के नहीं लगाती जितने साल में इसके यहाँ के लगते हैं। अब तुम्हारी ननद रानी आई है, ज्यादा सवाल जवाब के चक्कर में मत पड़ो, नाश्ता खाने में ध्यान दो। जेठानी की बात सुनकर सपना की आंखों के आगे तो तारे नाचने लगे थे। अरे भाई, ये घर है कि सराय? रोज रोज यहाँ कोई ना कोई आ टपकता है, और बात सिर्फ आने की नहीं है, जो एक बार आता है वो जाने का नाम ही नहीं लेता।
एक ननद की सेवा तो हम पहले से कर रहे थे, अब दूसरी भी आ टपकी। अब पता नहीं ये कितने दिन सेवा करवा के जाएगी यहाँ से। तो देवरानी जी, अब तो आपकी शादी को 3 महीने पूरे हो गए। अब इन 3 महीनों में बाबूजी की बेटी बनकर कैसा लग रहा है आपको? आप बताइए, बाबूजी की दरिया दिली के बारे में आपके क्या विचार है? अरे हाँ, एक बात बताना तो भूल ही गई। जब शादीशुदा बेटियां आती है ना तो खूब आओ भगत करवाती हैं, और जब जाने लगती है तो उन्हें भर भर के शगुन भी देना पड़ता है। बस करिए भाभी, आप मेरी दुखती रग पर हाथ मत रखिए। अरे मैं परेशान हो गई बाबूजी की बेटियों की आओ भगत कर करके। हर तीसरे दिन कोई ना कोई ननद आकर टपक जाती है। मेरे तो भाग ही फूट गए। मैंने शादी से पहले ही बाबूजी को कहा था कि पहले ही जांच पड़ताल कर लेना, मुझे बहुत बड़ा परिवार वाला ससुराल नहीं चाहिए। लेकिन देखो, मेरी किस्मत ऐसे घर में मेरी शादी हो गई जहाँ ननदों की गिनती खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। एक जाती नहीं कि दूसरी उससे पहले ही आकर बैठ जाती है। अगले दिन सुबह 6 बजे सपना के ससुराल की घंटी बजती है। अरे भाई कौन है, किससे मिलना आपको? मेरा नाम शीला है। वो बाबूजी से कल मेरी बात हुई थी, उन्होंने ही मुझे यहाँ का एड्रेस दिया है। कौन हो, किस काम से आई हो? अरे वो मेरी इसी शहर में नौकरी लगी है ना, तो मुझे एक पीजी की ज़रूरत थी। फिर पापा ने अपने कॉन्टेक्ट्स की हेल्प से बाबूजी का नंबर निकाला ताकि मुझे एक अच्छा सा पीजी दिलवा सके। लेकिन थैंक्स टू बाबूजी, कहने लगे मैं तो उनके साथ उनके घर में ही रह सकती हूँ, पीजी की ज़रूरत क्या है। आपको पता है, मुझको उन्होंने अपनी मुँह बोली बेटी बनाया है। आज से मैं उनकी बेटी हूँ और वो मेरे बाबूजी हैं। आओ आओ, बेटी क्लब में तुम्हारा भी स्वागत है। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे तुम बाबूजी की बेटी बनी हो, यहाँ पहले से ही 2-4 और घूम रही है। चलो तुम्हें भी तुम्हारा कमरा दिखा देते। सुबह नाश्ते के समय। अरे सपना भाभी, ये क्या आलू के पराठे बनाए हैं? मैं इतना तला भुना खाना नहीं खाती हूँ, मुझे तो आप टोस्ट दे दो कॉफ़ी के साथ। देखो, जो बना है ना चुपचाप खा लो। अब सुबह सुबह मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं सबके लिए अलग अलग नाश्ता बना सकूं। अरे बेटा, शीला बच्ची है अभी, मेरी बेटी के समान है। इस तरह से सुबह सुबह नाराज मत करो उसे। कितनी देर लगती है, 2 मिनट का तो काम है। जाओ बेटा बना लो, प्यार से नाश्ता करवाते हैं। हाँ, वैसे भी कितने दिन के लिए आई है बेचारी, बस 3 साल तो रहेगी यहाँ। सपना रसोई में जाकर अपनी जिठानी से कहती है। अरे भाभी, ये क्या तमाशा है, ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। बाबूजी को क्या कुछ समझ में नहीं आता? हमें क्या हॉस्टल की वार्डन समझ के रखा है उन्होंने? ठीक है, अपने परिवार के लिए खाना हम खुशी खुशी बनाते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि 50 लोगों का खाना बनाते रहेंगे और ये लोग जिनके लिए हम रोज़ खाना बना रहे हैं, ये है कौन है? लगते क्या है हमारे, सारे के सारे मुफ्त का खा रहे हैं। एक काम में कोई हाथ नहीं लगाता, ऊपर से ऑर्डर्स ऐसे चलाते जैसे उनके पिताजी यहाँ पर कुक रखवा कर गए हो उनके लिए। मैं साफ बता रही हूँ भाभी, अब मुझसे ना ये चाकरी नहीं हो पाएगी। मैं जा रही हूँ बाबूजी को साफ साफ बोलने। देवरानी जी, ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, उल्टा तुम खुद बाबूजी की नज़रों में गिर जाओगी। कुछ ऐसा करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो भाभी आप ही बताओ क्या करें? आप तो इतने सालों से इस घर में हो, आप ही कुछ सजेशन दे दो, वरना इन लड़कियों की चाकरी करते करते मेरी तो जान निकल जाएगी। देखो सपना, बाबूजी को बहुत शौक है ना सबको अपनी बेटी बनाने का, तो ठीक है ना, बाबूजी को ही बोलते हैं कि अपनी बेटियों को बेटी साबित करने का एक मौका तो दे। ये क्या कह रही हो आप? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटी को बेटी कैसे साबित करते? सब समझ में आ जाएगा, तो चल मेरे साथ बाबूजी के पास। बाबूजी, आपके जैसा इंसान ना दिया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। आपके जैसा तो कोई और हो ही नहीं सकता। अरे इतना प्रेम है आपके अंदर कि हर लड़की को अपनी बिटिया बना लेते हैं आप। आज के युग में कोई किसी पर इतना भरोसा करता है क्या? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये रिश्ता ना उन लोगों के साथ एक तरफ का है। कहने का मतलब यह है कि आप तो उन्हें अपनी बेटी मानते हो, इस बात में हमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो लड़कियां आपको अपना बाबूजी नहीं मानती। अरे कैसी बेतों की बात कर रही हो बहू तुम? अब मुझे बाबूजी नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? और ये सब तुम्हारे मन का वहम है और कुछ नहीं। ठीक है बाबूजी, अगर ये मेरे मन का वहम है तो आप साबित करके दिखा दीजिए। आप अपनी इन मुफ्त की दावत उड़ाने वाली बेटियों को बुलाइए और उनसे बस इतना कह दीजिए कि आपने तो उन्हें अपनी बेटी मान लिया है, लेकिन उन्हें भी अब खुद को साबित करना होगा कि वो आपकी बेटी ही है। हम दोनों अपने अपने मायके जा रहे हैं और अगले 1 महीने के लिए ये घर अब आपकी बेटियां ही संभालेंगी। अरे ऐसा कैसे हो सकता है?
वो लोग ये सब कैसे संभाल पाएंगे? क्यों बाबूजी, आपने तो इन्हें अपनी बेटी माना है, और बेटियां तो अपने घर का सदस्य होती हैं, कोई मेहमान नहीं। उन्हें भी अपने घर की थोड़ी जिम्मेदारी निभाने दीजिए ना। सदस्यों का तो फर्ज होता है घर की जिम्मेदारियों में भी हाथ बटाए। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करने से कुछ साबित हो सकता है तो यही सही। अगले दिन दोनों बहू अपने अपने मायके चली जाती हैं। शीला, पल्लवी, निधि, रूपा बेटा इधर आओ। देखो, तुम चारों को पता ही है कि तुम चारों मेरी बेटी जैसी हो। जी बाबूजी, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। हाँ बेटा, मैं भी जानता हूँ, लेकिन समस्या ये है कि दोनों बहुएं किसी ज़रूरी काम से अपने मायके गई है। अब अगले 1-2 महीने घर की जिम्मेदारी तुम सबको मिलजुल कर संभालनी होगी। रूपा, तुम घर की साफ़ सफाई की जिम्मेदारी संभालोगी। निधि, तुम सुबह का नाश्ता और लंच बनाओगी। पल्लवी, सबका डिनर बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। और शीला, तुम बर्तन और कपड़े का काम देख लोगी। ठीक है बाबूजी। हम लोग सारा काम देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सुबह नाश्ते के समय बाबूजी, मैं पिछले आधे घंटे से नाश्ता बना रही हूँ, लेकिन अभी भी सिर्फ 2 ही लोगों ने खाया है। बाकी सबके लिए बनाने में कम से कम 1-1.5 घंटा और लग जाएगा, और इस तरह तो मैं नाश्ता बनाते बनाते पागल ही हो जाऊंगी। अभी मुझे कॉलेज भी तो जाना है, ऐसे कैसे चलेगा? अरे बेटा, आज पहला दिन है ना तुम्हारा रसोई में, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। कल से ऐसा नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात बेटा, थोड़ा समय से उठोगी ना तो सबका नाश्ता भी बन जाएगा और तुम समय से तैयार भी हो जाओगी। पूरा दिन बर्तन और कपड़े धोते सुखाते मेरी कमर टेढ़ी हो गई है। अब डिनर में कुछ अच्छा सा बनाकर खिला दो यार, मैं ये दाल वाल नहीं खाने वाली। मैं तो कॉलेज से थक कर आई हूँ, किसी की फरमाइश पूरी नहीं करने वाली। दाल चावल उबालने वाली हूँ, जिसे खाना हो खाए, ना खाना हो ना खाए। आई बड़ी स्पेशल खाने की डिमांड करने वाली। घर के काम करते करते सबका हाल बेहाल हुआ जा रहा था। ऊपर से बाबूजी हर तीसरे दिन अपनी किसी न किसी नई बेटी को पकड़ कर ले आते और उन चारों से उम्मीद करते कि वे उसकी खातिरदारी पूरे जी जान से करें। अरे यार, बहुत हो गया। ये रोज़ रोज़ खाना बनाना, घर के काम करना मुझसे नहीं हो पाएगा। इतने सारे लोगों का काम करने से अच्छा है कि मैं कहीं बाहर पीजी में ही कमरा लेकर रहने लगूं। कम से कम इस भीड़ भाड़ से छुटकारा तो मिलेगा। अब बाबूजी, मैं सोच रही थी कि मैं पीजी में शिफ्ट हो जाती हूँ। अब तो मैं वैसे भी यहाँ के माहौल को अच्छी तरह समझ गई हूँ। अब आखिर कितने दिन आपके ऊपर बोझ बनकर यहाँ रहूँगी ना। मैं भी सोच रही थी कि हॉस्टल में रहना ही ठीक रहेगा। फिर हॉस्टल में अपने साथ के और बच्चे भी होते हैं ना, पढ़ाई में थोड़ी मदद भी मिल जाती है। जब से बाबूजी ने अपनी मुंह बोली बेटियों को घर संभालने की जिम्मेदारी दी थी, वो सभी बाबूजी के साथ इस घर में रहने से कतरने लगी थी। बारी बारी से वे चारों बहाने बनाते हैं और घर छोड़कर हॉस्टल या पीजी में शिफ्ट हो जाती हैं। सपना बहू, तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी। अरे मैंने उन सबको इतना प्यार दिया, हमेशा अपनी बेटी की तरह समझा, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि वो तो सिर्फ मेरा फ़ायदा उठा रही थी। 4 दिन उन्हें घर के सदस्य की तरह थोड़ी जिम्मेदारी क्या थी, वो तो भाग खड़ी हुई। अब देखा बाबूजी आपने, अरे ऐसे ही हर सड़क चलते इंसान को आप अपनी बेटी बना लेंगे तो लोग तो आपका फ़ायदा उठाएंगे ही ना। लेकिन मुझे खुशी है कि देर से ही सही, लेकिन आपको अपनी गलती का एहसास तो हुआ। ससुर के अपने गलती मान लेने के बाद सपना और उसकी जिठानी वापस अपने ससुराल आ जाते हैं और अपना घर संभालने लगते हैं। 2 दिन के बाद फ़ोन की घंटी बजती है। अरे नमस्कार भाई साहब। अच्छा, आप पिंटू भाई साहब के साले के लड़के के भतीजे बात कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, बिल्कुल आप आ जाइए। कल ही मैं आप लोगों को कॉलेज दिखा लाऊंगा। अरे बेटा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम्हारी बेटी मेरी बेटी के समान ही तो है, उसके रहने खाने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे हम है ना यहाँ। बाबूजी की बात सुनकर दोनों बहुएं अपना सर पीट लेती हैं। उन्हें समझ में आ गया था कि बाबूजी अपनी आदतें छोड़ने वालों में से नहीं है। वो कहते हैं ना, पैसा कमाना तो मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल उस पैसे को संभालना है। रुचि, जो अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुई और उसकी ये रईसी अब उसकी रग रग में बस गई। पैसे को तो उसने पानी की तरह बहाना शुरू कर दिया, जिससे उसके घर वाले भी परेशान हो गए। समझ में नहीं आता इस लड़की को आखिर कैसे समझाऊं। पैसे को तो ऐसे पानी की तरह बहाती है जैसे पैसा पेड़ पर उगता है। मैं तो पहले ही कहता था इसे इतना सर पर मत चढ़ाओ। जब उसके मांगने से पहले ही उसे चीजें लाकर देती रहोगी तो उसे कहाँ से पैसे की वैल्यू समझ में आएगी। अरे तो इसमें क्या सिर्फ मेरी गलती है? आपने भी उसकी कोई कम आदतें नहीं बिगाड़ी। बेटी ने 10 लाख की गाड़ी मांगी तो उसे 20 लाख की गाड़ी लाकर आपने हाथ में दे दी।
यहाँ पर दोनों पति पत्नी अपनी बेटी को बिगाड़ने का ब्लेम एक दूसरे पर डाल रहे थे। वहाँ उनकी बेटी आज फिर से अपने दोस्तों के साथ पार्टी के प्लान बना रही थी। देखो, मैं तो ऐसी जगह पर पार्टी करने के लिए बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। तुम्हें रुचिका का स्टैंडर्ड पता नहीं क्या? रुचि हमेशा महंगी जगह जाकर ही पार्टी करती है। बाकी अगर तुम लोगों को ऐसी सस्ती वाली जगह पर जाना है तो तुम जा सकते हो, बट आई वॉन्ट कम। अच्छा, तो फिर अपने घर पर ही पार्टी का प्लान बना लो, क्योंकि अगर तुम पार्टी में नहीं जाओगी तो हम पार्टी में जाकर क्या करेंगे? ठीक है, तो फिर पार्टी मेरे घर पर ही ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन हाँ, तुम लोग मेरे घर पर आओ तो ज़रा अच्छे से रेडी होकर आना, कोई भी ऐसे ही उठकर मत आ जाना। अरे हाँ बाबा, हाँ चल, बाय। ओके बाय। रुचि फ़ोन रखती है। अब मेरे घर पर पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है तो घर की डेकोरेशन भी ज़रा अच्छी होनी चाहिए और पहनने के लिए मेरे पास नई ड्रेस भी तो होनी चाहिए। लेकिन मेरे क्रेडिट कार्ड से तो मैंने कल ही काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली थी। एक काम करती हूँ, पापा के पास जाकर उनका क्रेडिट कार्ड मांगती हूँ। रुचि नीचे हॉल में आती है। माय स्वीटेस्ट पापा, पापा, क्या मुझे आपका क्रेडिट कार्ड मिल सकता है प्लीज़? तुम्हारे पास अपना क्रेडिट कार्ड है तो सही बेटा, फिर तुम्हें क्यों मेरा क्रेडिट कार्ड चाहिए? पापा, आपकी एक ही तो बेटी है, उससे भी आप इतने सवाल करते हो। मुझे घर पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है तो उसकी डेकोरेशन के लिए डेकोरेटर्स को बुक करना है, और घर में पार्टी है तो मुझे अपने लिए एक सुंदर सी ड्रेस भी खरीदनी है। क्या? लेकिन किस बात की पार्टी? मम्मा, अब पार्टी करने के लिए भी कोई बहाना चाहिए क्या? एक क्रेडिट कार्ड क्या मांग लिया? आपने तो सवालों की झड़ी लगा दी। आप मुझे क्रेडिट कार्ड दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? अच्छा ठीक है बेटा, ये लो। लेकिन देखो, पैसों को ज़रा ध्यान से खर्च करना, कहीं बिना कुछ सोचे समझे पैसों को उड़ाते मत जाना। पापा, आप भी ना, क्या करोगे इतना पैसा बचाकर? लाओ जल्दी से क्रेडिट कार्ड दे दो मुझे। अब रुचि के पापा रुचि को और बोले भी तो क्या, वो कभी किसी की बात समझती नहीं थी। रुचि क्रेडिट कार्ड लेकर डेकोरेटर्स की पेमेंट कर देती है और पार्टी के लिए कैटरिंग वालों को भी बुक कर देती है। वो अपने लिए एक बहुत महंगी ब्रांडेड ड्रेस खरीदती है। तभी रुचि के पापा के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। हे भगवान, 1.5 लाख रुपए का बिल! आखिर ऐसा क्या किया इस लड़की ने मेरे क्रेडिट कार्ड से? रुचि, रुचि! वहाँ रुचि घर में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी, इसलिए उसे तो अपने पापा की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती। लेकिन पार्टी खत्म होने के बाद उसके पापा उसके रूम में जाते हैं। पापा, यहाँ पर क्या हुआ? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? घर में एक पार्टी करने के लिए तुमने 1.5 लाख रुपए खर्च कर दिए। तुम्हें पता भी है पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है? बस क्रेडिट कार्ड उठाती हो और बिना देखे अंधाधुंध पैसे खर्च करती जाती हो। ओ पापा, कम ऑन, रिलैक्स। कुछ नहीं होता, सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही तो थे। कौन सा मैंने एक पार्टी करने के लिए 10 लाख रुपए खर्च कर दिए? अच्छा अभी ना मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज बाद में बात करते हैं। गुड नाइट। अब रुचि को संभालना उसके पेरेंट्स के हाथ से बाहर हो गया था और अब उन्हें भी बाकी सभी के मम्मी पापा की तरह रुचि को सुधारने का एक ही तरीका सूझा, और वो था इसकी शादी करवाना। उन्होंने रुचि के लिए एक मिडिल क्लास घर का अच्छा सा लड़का ढूंढा और रुचि की शादी उससे करवा दी। अब कहाँ रुचि शादी से पहले अपने पापा के इतने बड़े विला में रहती थी और शादी के बाद एक 2 BHK फ्लैट में, जिसे देखते ही उसका तो माथा ठनक गया। ये क्या है? ये घर है या कोई जेल है? इतना छोटा घर। पापा ने मेरे साथ कोई मजाक किया है क्या? ये कैसे घर में शादी करवा दी उन्होंने मेरी? अरे क्या हो गया बहू, इस तरह खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? आओ आकर बैठो बेटा। रुचि अपनी सास के पास जाकर बैठती है। देखो बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें ऐसे छोटे घर में रहने की आदत नहीं है, लेकिन हम ना मध्यम वर्गीय लोग हैं और हमारा घर भी वैसा ही है। लेकिन अब तुम इस घर की बहू हो तो तुम्हें इस घर को संवार कर रखना होगा। बाकी तुम्हें सब सिखाने में बिंदु बहू तुम्हारी मदद कर देगी। हाँ रुचि, तुम बिल्कुल भी टेंशन ना लो, मैं तुम्हें घर का हर काम सिखा दूंगी। मैं तो कब से वेट कर रही थी कि मेरे घर में मेरी देवरानी आ जाए और उसके साथ मिलकर घर को बहुत अच्छे से मैं संभाल लूँ। आप घर का सारा काम खुद ही करती हो क्या? यहाँ पर काम करने के लिए कोई नौकर चाकर नहीं है? नहीं बेटा, हमारा तो 2 BHK का फ्लैट है और इतने छोटे से घर के लिए काम वाले को रखने की क्या ज़रूरत है। तुम्हारे आने से पहले बिंदु घर का सारा काम संभालती थी, अब तुम्हारे आने के बाद तुम उसकी मदद कर देना। अब जिस लड़की ने कभी अपने घर में पानी का एक गिलास भी ना उठाया हो और अचानक उसके ऊपर कोई घर की इतनी सारी जिम्मेदारी सौंप दे तो उसका क्या हाल होगा? वैसा ही कुछ हाल रुचि का हो रहा था।
पता नहीं मम्मी पापा ने ये कहाँ फंसा कर रख दिया मुझे। सुबह से काम कर करके मेरी कमर में दर्द हो गया। झाड़ू लगाओ तो पोछा लगाने की बारी आती है, पोछा लगा कर हटो तो कपड़े धोने की बारी आती है। रुचि बहू, ओ रुचि बहू। अब इनको क्या हो गया? जब देखो रुचि रुचि रुचि। हाँ! रुचि बहू। आ रही हूँ। रुचि हॉल में जाती है। हाँ बोलिए मम्मी जी। बेटा आज ना बिंदु बहू की तबीयत ज़रा ठीक नहीं है, तो बाकी काम करने के बाद आज रात का खाना भी तुम ही बना लेना। क्या? अब खाना भी मैं ही बनाऊं? क्या हुआ बहू? कुछ नहीं मम्मी जी, मुझे ना खाना बनाना नहीं आता। अगर बिंदु भाभी की तबीयत खराब है तो एक दिन हम बाहर से खाना मंगा लेते हैं। अरे बेटा जब मेरे घर में 2 बहुएं हैं तो मुझे बाहर से खाना मंगाने की क्या ज़रूरत है। और वैसे भी तुम्हें तो पता है बाहर का खाना कितना महंगा आता है। इतने पैसे में तो घर में 1 हफ्ते का राशन भर जाएगा। तुम एक काम करो, तुम्हें ज़्यादा बनाना नहीं आता ना तो सबके लिए पुलाव बना लो, वो तो बनाने में भी आसान होता है। आज से पहले मैंने कभी कुछ नहीं बनाया, मुझे तो सिर्फ नूडल्स बनाने आते हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पुलाव बनाना सिखा देती हूँ। बस जैसे जैसे मैं बताती जाऊँ तुम वैसे वैसे करते जाना। रुचि अपनी सासू माँ के साथ किचन में जाती है। उसकी सासू माँ उसे पुलाव में डालने के लिए सब्जियां काटने के लिए कहती है, लेकिन रुचि ने तो कभी चाकू भी अपने हाथ में नहीं पकड़ा था, वो सब्जियां कहाँ से काटती। अब उसे ये बोलने में भी शर्म आ रही थी कि उसे सब्जियां काटनी नहीं आती, इसलिए सब्जियां काटने के चक्कर में चाकू से उसकी उंगली कट जाती है। अरे अरे ये क्या कर लिया बेटा, दिखाओ मैं तुम्हारी उंगली पर बर्फ़ लगा देती हूँ। रुचि की सासू माँ जल्दी से उसकी उंगली पर बर्फ़ लगाकर पट्टी बांध देती है। बेटा तुम जाओ, जाकर अंदर बैठ जाओ, मैं बना लेती हूँ पुलाव। रुचि बिना कुछ बोले अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है, लेकिन ऐसे ससुराल में रह रहकर अब वो बोर होने लगी थी। यार ये घर मुझे घर कम कैद खाना ज़्यादा लगता है। जब से शादी हुई है मैं कहीं बाहर घूमने ही नहीं गई, ना ही मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ कोई पार्टी की है। जब मैं 1 महीने में ही यहाँ रहकर इतनी पक गई हूँ तो पूरी लाइफ यहाँ पर कैसे बिताऊंगी। मैं यहाँ पर एक दिन भी और नहीं रह सकती। मैं आज के आज ही मम्मी पापा के पास चली जाऊंगी। रुचि अपनी मिडिल क्लास ससुराल से परेशान होकर अपना बैग उठाकर अपने मम्मी पापा के घर चली जाती है। रुचि बेटा तुम अचानक यहाँ पर, जमाई जी कहाँ है? मैं अकेली आई हूँ मॉम। अकेली? क्यों बेटा, तुम्हारे ससुराल में किसी से तुम्हारा झगड़ा हो गया है क्या? नहीं मॉम, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं रह सकती। जब आपके पास रहने के लिए इतना बड़ा विला है तो मैं उस छोटे से घर में क्यों रहूँ? ना तो वो लोग कोई पार्टी करते हैं, ना ही उन लोगों के घर में काम करने के लिए किसी नौकर को रखा है। वहाँ पे जाकर मुझे ऐसा ऐसा काम करना पड़ रहा है जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पता नहीं आपने क्यों ऐसे घर में मेरी शादी करा दी। देखो बेटा, जब तुम्हारी माँ ने मुझसे शादी की थी तब मेरे पास तो अपना घर भी नहीं था। ये सब हमने अपनी मेहनत से ही तो कमाया है। कम से कम अनुज के पास अपना घर तो है, और हो सकता है कल को वो भी मेहनत से ऐसा विला बना ले। और जोड़ियाँ तो बेटा ऊपर से बनकर आती है, हमारा काम तो बस उन्हें मिलाने का होता है। जिसके नसीब में जो लिखा होता है उसे वही मिलता है। देखो पापा आप कुछ भी बोलो, लेकिन मैं वापस वहाँ नहीं जाऊँगी, मैं यहीं पर रहूँगी। देखो बेटा अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और अपनी शादीशुदा बेटी को ऐसे अपने घर में रखना शोभा नहीं देता। अब तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है। तुम वैसे रुकने के लिए अपने मायके आ सकती हो, लेकिन ऐसे अपने ससुराल को छोड़कर मायके रहना, इसमें हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। अब तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा असली घर है, इसलिए जाओ और वहीं पर रहो। लेकिन मॉम, पापा आप मॉम को समझाइए ना। समझने की ज़रूरत तुम्हारी मम्मी को नहीं बल्कि तुम्हें है बेटा। लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है, इसलिए जाओ और अपने ससुराल में रहो, और फिर कभी इस वजह से अपने मायके मत चली आना। तुम्हारी ज़िंदगी अब वहीं है। रुचि के मम्मी पापा दरवाज़ा बंद कर देते हैं और रुचि के पास अब जाने के लिए उसके ससुराल के अलावा और कोई दूसरी जगह नहीं बचती। वो अपना बैग उठाकर पहले अपने ससुराल से मायके गई थी, अब अपने मायके से वापस अपने ससुराल आ जाती है कुछ दिन बाद। क्या बात है रुचि, तुमने इस तरह मुंह क्यों बना रखा है? कुछ नहीं। अरे बताओ तो क्या बात है, मुझे तुम इस तरह से अच्छी नहीं लगती। जब से हमारी शादी हुई है तब से बाहर जाने के नाम पर बस एक बार मेला दिखाने के लिए लेकर गए थे। पता भी है मैंने कितने टाइम से मूवी नहीं देखी। ओह अच्छा, तुम इसलिए परेशान हो। चलो ठीक है, आज रात को हम सब मूवी देखते हैं। सच में? हाँ सच में। ये सुनकर रुचि तो खुश हो जाती है कि आज रात अनुज उसे मूवी दिखाने के लिए लेकर जाएगा, लेकिन शाम को वो अपने हॉल में कारपेट्स बिछाकर हॉल की लाइट्स डिम करके
टीवी में मूवी स्टार्ट कर देता है। ये लो, मैं सबके लिए गर्मा गर्म मटर वाले पॉपकॉर्न बना कर लाई हूँ। ये लो रुचि, तुम भी खाओ। रुचि उस समय तो कुछ नहीं कहती और सबके साथ बैठकर मूवी देख लेती है, लेकिन जब मूवी देखने के बाद वो अपने कमरे में आती है तो फिर से मुंह फुलाकर बैठ जाती है। अरे अब क्या हो गया तुम्हें? अब तो हमने मूवी भी देखी और भाभी ने कितने अच्छे पॉपकॉर्न बनाए थे, तो फिर तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? अब तो रहने दो। मुझे लगा था कि आप मुझे थिएटर में मूवी दिखाने के लिए लेकर जाओगे, लेकिन आपने तो घर को ही थिएटर बना दिया। इससे अच्छा आप रहने ही देते। अरे बाबा, इसमें तक गुस्सा आने वाली क्या बात है? अगली बार मैं तुम्हें थिएटर में मूवी दिखा कर ले आऊँगा। और वैसे भी ये मूवी ना मम्मी को भी देखनी थी, और तुम्हें तो पता ही है कि मम्मी थिएटर वगैरह जाती नहीं, और थिएटर में एक टिकट का भाव 500 रुपये है। अगर हम 4 मूवी देखने जाएंगे तो 2000 की तो मूवी की टिकट आएगी, और इतना ही खर्चा खाने पीने का आ जाता। व्हाट? हाँ, मैं जानता हूँ ये बात बोलते हुए तुम्हें मैं ज़रा कंजूस लग रहा होगा, लेकिन क्या करूँ, मिडिल क्लास वाला हूँ ना, सब कुछ सोचना पड़ता है। मेरी 30,000 की सैलरी में मुझे घर का खर्चा भी चलाना है, हमारे फ्यूचर के लिए सेविंग भी करनी है, और तुम्हारी छोटी छोटी ख्वाहिशों को भी पूरा करना है। कल को मैं तुम्हें एक और अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ, इसलिए आज छोटी छोटी बचत करने की कोशिश करता हूँ। मैं ये सब जो भी कर रहा हूँ ना, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बड़े घर की बेटी हो। मैं तुम्हें वैसी ज़िंदगी तो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन जितना मुझसे हो पाएगा उतनी अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अब मुझे ये बताओ, तुम्हें मूवी देखने में मज़ा आया कि नहीं, और पॉपकॉर्न कैसे लगे? सब अच्छा था। अब गुड नाइट। रुचि अनुज को ज़्यादा कुछ तो नहीं कहती, लेकिन वो आज पहली बार उसकी बातों को समझने की कोशिश करती है। अगली सुबह, बिंदु दीदी, आज सबके लिए नाश्ता मैं बनाऊँ क्या? नाश्ता? लेकिन तुम्हें तो खाना बनाना नहीं आता ना। हाँ, आता तो नहीं, लेकिन आप सिखाओगी तो मैं भी धीरे धीरे सीख जाऊंगी। अरे वाह, अच्छा लगा ये सुनकर। मैं ना तुम्हें आलू के पराठे बनाना सिखाती हूँ। अनुज भैया को आलू के पराठे बहुत पसंद है। तुम उनके लिए आलू के पराठे बनाओगी तो बहुत खुश हो जाएंगी। आलू तो मैंने उबाल दिए हैं, बाकी मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे कैसे करना है। बिंदु रुचि को आलू के पराठे बनाना सिखाती है, और रुचि आज पहली बार अपने हाथों से सबके लिए आलू के पराठे बनाती है। वो अनुज के लिए टिफ़िन पैक करके लेकर आती है। ये लीजिए, आज मैंने अपने हाथों से आपके लिए आलू के पराठे बनाए हैं। और हाँ, पहली बार बनाए तो ज़्यादा अच्छे तो नहीं होंगे बट धीरे धीरे सीख जाऊंगी। अगर ये आलू के पराठे तुमने बनाए हैं तो ये पक्का अच्छे होंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज तुमने मेरे लिए लंच बनाया। अब से हर रोज़ तुम ही मेरे लिए खाना बनाना। अनुज की ऐसी बातें सुनकर रुचि का मन भी खुश हो जाता है। शाम के समय, रुचि, आज मुझे सब्जी लेने जाना था, लेकिन सर में ना बहुत दर्द हो रहा है। तुम बाजार जाकर सब्जी ले आओगी क्या? ओके दीदी, ठीक है। अच्छा सुनो, सब्जी वालों की ना आदत होती है महंगी सब्जी बोलने की, तो तुम उनसे मोल भाव कर लेना। ज़्यादा महंगी सब्जी मत खरीदना। ये 1 हफ्ते की सब्जी के पैसे हैं, तुम सब्जियां एक साथ खरीद कर ले आना। जी दीदी। ये लो सब्जियों की लिस्ट, और धनिया मिर्ची ना मुफ्त में ही देंगे, और ना दे तो कहकर मांग लेना। बिंदु 1 हफ्ते की सब्जी के पैसे देकर रुचि को सब्जी लाने के लिए भेज देती है। आलू कैसे दिए भैया? आलू तो 30 रुपये किलो है बहन जी, कितने तोल दूँ? क्या 30 रुपये? वो दूसरा सब्जी वाला तो 15 रुपये का किलो दे रहा है, तो आप इतना महंगा क्यों दे रहे हैं? 30 रुपये में 2 किलो देने हैं तो दो, वरना मैं उसी से जाकर खरीद लेती हूँ। अच्छा अच्छा बहन जी, दे रहे हैं। और ये 1 किलो भिंडी देना। रुचि सब्जी वाले से 1 हफ्ते की सब्जियां खरीद लेती है। अरे आपने इसमें धनिया मिर्ची नहीं डाला? सब्जी के साथ धनिया और मिर्ची तो फ्री दो। अरे देता हूँ बहन जी। रुचि सब्जी लेकर आगे बढ़ती है तो उसे एक साड़ी की दुकान दिखाई देती है। वाओ, ये साड़ी कितनी सुंदर लग रही है, जाकर पूछती हूँ कितने की है। रुचि साड़ी की दुकान पर जाती है। ये वाली साड़ी कितनी की है भैया? ये 5,000 की है बहन जी, इसमें और भी कलर है, आप अंदर आ जाओ, दिखा देता हूँ। 5,000 की? नो 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 नो, रहने दीजिए भैया, फिर कभी आऊँगी, अभी ज़रा जल्दी में हूँ ना। रुचि साड़ी की दुकान से आगे बढ़ जाती है। 5,000 रुपये की साड़ी, इतने पैसे में तो घर का कितना सारा सामान आ जाएगा। अनुज जी की 30,000 की सैलरी में अगर मैं 5,000 की एक साड़ी खरीदूंगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? और इतने पैसे तो अनुज जी हर महीने सेव करते। ऐसे तो उनकी 1 महीने की सेविंग मेरी साड़ी खरीदने में ही चली जाएगी।
धीरे धीरे घर के हालातों को देखकर अब रुचि भी समझदार हो रही थी। वो अब एक एक खर्चा बहुत ही सोच समझ कर करती थी। एक दिन वो घर की सफाई कर रही थी, तभी उसे अलमारी से कुछ पेपर्स मिले। अरे ये पेपर्स तो सासू माँ के नाम पर है, लेकिन मम्मी जी के नाम पर इतनी सारी प्रॉपर्टी कैसे? ये सब क्या है? मुझे अनुज जी से बात करनी चाहिए। रुचि पेपर्स लेकर अनुज के पास जाती है जहां पर सब बैठे थे। ये सब क्या है अनुज जी? मम्मी जी के नाम पर इतनी सारी प्रॉपर्टी है, उसके बाद भी आप इस 2 BHK के घर में रहते हो। इतनी प्रॉपर्टी तो किसी करोड़पति के पास ही हो सकती है। मुझे बताओगे ये सब क्या चल रहा है? यह सब मैं तुम्हें बताती हूँ। इन पेपर्स में जो भी प्रॉपर्टी है वो सब हमारी ही है, लेकिन हम इस घर में इसलिए रहते हैं ताकि तुम्हें पैसों की अहमियत समझा सके। क्या मतलब? मतलब ये कि जब तुम्हारे पापा तुम्हारा रिश्ता लेकर हमारे घर आए थे तो उन्होंने हमें तुम्हारे बारे में सब बताया। तुम्हारे पापा चाहते थे कि तुम अपनी लाइफ में पैसे की वैल्यू को समझो, क्योंकि पैसे कमाने में बहुत मेहनत लगती है। हाँ बहू, हम चाहते तो तुम्हें पहले दिन ही तुम्हारा विला दे सकते थे, लेकिन उससे तुम कभी भी पैसों की वैल्यू नहीं समझ पाती जो तुम आज समझ पा रही हो। अगर एक बार जीवन में पैसा खर्च करने की आदत लग जाए ना, तो उसे सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है। मानते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है, लेकिन बिना ज़रूरत के पैसे को खर्च करना ठीक नहीं है। पहले तुम इस बात को समझ नहीं पा रही थी, लेकिन अब तुम इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गई हो और अपने घर को संभालने के लायक भी हो गई हो। इसलिए ये लो अपने नए घर की चाबी। अब तुम आराम से अपने बड़े से घर में रह सकती हो। नो मम्मी जी, ज़िंदगी की जो सीख मैंने आप लोगों के साथ रहकर सीखी है वो मैं कभी नहीं सीख पाती। पहले मैं अपने दोस्तों के साथ इतनी महंगी महंगी पार्टीज़ में जाती थी, लेकिन सच बताऊँ तो मुझे वहाँ कभी भी अच्छा फील नहीं होता था। वो सब तो बस एक शो ऑफ है, लेकिन जो खुशी और सुकून मुझे आप सबके साथ रहकर इस परिवार में मिला है वो खुशी मुझे कभी नहीं मिली। मैं आप सबको छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहती। मैं आप सबके साथ यहीं पर रहूँगी। पैसों की अहमियत के साथ साथ रुचि को अब परिवार की अहमियत भी समझ में आ जाती है और ज़िंदगी के सादेपन की खुशी में ही अब वो अपने परिवार के साथ रहना पसंद करती है।